अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉल फॉर केयर। आज अपने शो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। बेसिकली हम देखते हैं जनरली ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा आती है। रीज़न बीइंग स्ट्रेस या टेंशन का बहुत ज़्यादा होना, गुस्सा एकदम से बहुत ज़्यादा आना और एकदम से कंट्रोल हो जाना, यानी कि पेशेंस की कमी होने के कारण भी ऐसा हो जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। अब आयुर्वेद में क्या सॉल्यूशन है हाई ब्लड प्रेशर का और कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। डॉक्टर विभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हाई ब्लड प्रेशर के कुछ एक कारणों के बारे में मैंने बताया। सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, टेंशन के बारे में बात करते हैं। टेंशन एक मेजर फैक्टर कैसे हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का? देखिए, आजकल हमारी जो बॉडी की जिस तरीके से हम फिजिकल बीमारियों की बात करते हैं तो कहते हैं कि इम्यूनिटी कम हो गई है, इस वजह से बीमारियां ज़्यादा होने लगी है। राइट। इसी तरह से हमारी मेंटल एबिलिटी भी आजकल कुछ कम हो गई है और मेंटल एबिलिटी इतनी तरह से डाइवर्स हो जाती है कि हमें इतने चीज़ों पे इकट्ठा सोचना पड़ता है कि आप उतना जो प्रेशर है आपका ब्रेन शायद नहीं ले पाता है। जब वो नहीं ले पाता है तब डेफिनेटली आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा सर्टेन टाइम्स पे हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, कोई ब्लॉकेज की वजह से या कोई और नेचर ऑफ आपकी बॉडी की जो नेचर है, अगर आप वो हाइपरटेंसिव है, अगर आयुर्वेद से एक्सप्लेन करें कि वाता का एग्रीवेशन है, तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है ब्लड को अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स पे पहुंचाने के लिए। उन केसेस में भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चलिए, तभी हम आपसे हमेशा कहते हैं कि स्ट्रेस और टेंशन जितना हो सके इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी टेंशन आती है तभी कोई ना कोई समस्या हमारे शरीर में लग जाती है। और रीजंस के बारे में भी विभा जी के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं रूबी के साथ फोन लाइन पर। जी रूबी। हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून रूबी जी। जी मैडम, क्या कहते हैं, मेरा बीपी हाई रहता है और अब के टाइम से क्या हुआ कि मेरे को सुबह भी जैसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग गए थे। तो फिर मैं एडमिट भी रही हॉस्पिटल में। तो उसके बाद मेरे को फिर सर्वाइकल का बताया कि टेस्ट में आया कि उसका सर्वाइकल का मुझे अटैक पड़ा है। कि मेरा रेगुलर ब्लड प्रेशर तो हाई रहता ही रहता है। मैं उसकी दवाई वगैरह भी लेती हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 39। 39 ईयर्स की। हाई ब्लड प्रेशर जनरली इनका रहता है। अभी इन्होंने कहा कि अचानक से कुछ सिम्टम नजर आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो पता चला कि सर्वाइकल का अटैक था। अचानक विभा जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के वो साइलेंट फीचर्स में होते हैं, यानी साइलेंटली आ जाते हैं और पता नहीं चलता। तो कैसे पता लगाए, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअली रहता है या फिर लो रहता है? देखिए, जब यस एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में बहुत ही कम डिफरेंस होता है सिम्टम्स में देखा जाए तो। बस सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि दोनों टाइम में घबराहट होती है और आप अनईजी फील करते हैं अपने आप को, और आपकी जो बॉडी की काम करने की एनर्जी है वो लो ब्लड प्रेशर में बहुत डल हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर में आप फिर भी काम करते रहते हैं लेकिन आप अपने आप को ईजी फील नहीं करते, आपको हेडेक हो सकती है। और छोटा सा डिफरेंस ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को गर्मी ज्यादा लगती है और लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को सर्दी ज्यादा लगती है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो जब भी आपको ये लगे कि आप इजी नहीं हैं और आप अपनी जो डेली रूटीन के काम में डिस्टर्ब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फील करी, तो आपको जरूर बीपी चेक कराते रहना चाहिए। अब इनके केस में भी ये है कि चक्कर दोनों केसेस में आते हैं, लेकिन सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस ये है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपके चक्कर जो है, आपकी आंखों का जो विजन है वो थोड़ा सा ब्लड हो जाता है। और सर्वाइकल के चक्कर जो होते हैं उसमें आपको सब कुछ घूमता हुआ दिखता है, और वो बेसिकली जब आप लेट के उठते हैं या बैठ के जब आप लेटते हैं उस वक्त आपको चक्कर ज्यादा फील होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन होना भी जरूरी है। अब इनके साथ दोनों सिम्टम्स हैं तो आपको लेना चाहिए अश्वगंधा रिष्टम, और सिर्फ अश्वगंधा रिष्टम लें 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और योगराज गुगलू की एक टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू करें। सर्वाइकल के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप फॉलो करें। अपनी गर्दन को स्ट्रेट रख के, स्पाइन को स्ट्रेट रख के, कंधों को मूव किए बगैर 5 बार इधर इधर और फिर पीछे, आगे आपको नहीं करना है। तो ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत जल्दी इससे बाहर निकालेंगी। और ब्लड प्रेशर के लिए खाने पीने का ख्याल रखें, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो सिर्फ अश्वगंधा रिष्टम से ही काफ़ी हद तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल भी हाई है तो आपको सुबह उठ के 2 गार्लिक क्लोव्स लेने हैं खाली पेट, और साथ में अर्जुन की छाल को दूध में बॉयल करके छान के चाय की तरह बना के उसको सिप करके आपने खाली पेट लेना। चलिए, तो अपनी अच्छे से ख्याल रखना है आपसे रूबी जी, अपनी डाइट का भी पूरा मेंटेन रखना है और साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि आपको कौन सी दवा खानी है। तो अभी हम बात करेंगे ऋतु के साथ फोन लाइन पर, जिन्होंने पटना से हमें फोन किया है। जी ऋतु। हेलो ऋतु। हेलो विभा मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। नमिता जी, आपको भी नमस्ते। नमस्कार ऋतु जी, बताइए। मैम विभा मैम पूछनी है, मेरा एक बेटा है 14 ईयर्स ओल्ड, तो उसके पैर में काफी रिंगवर्म इन्फेक्शन है, ऊपर से लेकर थाई से नीचे तक, और दाने
दाना दाना टाइप का जो मतलब पूरा घेरा घेरा जैसा लगता है। कितना होम्योपैथिक दवा भी करवाई हूँ, ठीक नहीं हो रही है। आपकी आवाज हमें प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। किस चीज का इन्फेक्शन है आपके बेटे को, थाइस से लेकर पैरों तक? स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन है इनके बेटे को, 14 साल किसी का है तरह अभी। से पस सेल्स हैं उसमें या खाली रैशेज होते हैं? नहीं, वो मतलब राउंड राउंड जैसे हैं और दाने दाने जैसे पूरे फैले हुए। खुजली करता है? हाँ, खुजली करता है? नहीं, खुजली हल्की होती है, ज्यादा नहीं। सिर्फ एक ही पैर पे है? पूरे नहीं, दोनों पैर में है, हाथ में है। अच्छा, पूरी बॉडी पे है। घर में कोई आपने डॉग वगैरह पेट एनिमल तो नहीं रखा हुआ? क्या मैम? घर में कुत्ता वगैरह तो नहीं है? नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, इसको 1-2 साल से है। ओके। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि स्केबीज का इन्फेक्शन होने की वजह से इस तरीके के रैशेज हो जाते हैं और रात के समय या कपड़े चेंज करने के वक्त ज़्यादा खुजली होती है खास तौर पे। तो आप एक बार वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा के ये कंफर्म कराइए कि कहीं उसको स्केबीज तो नहीं है। अदरवाइज उसको आप दीजिए मंजिष्ठादिरिष्टम और चंदन आसवम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और नीम की कोंपलों को कोंपलें जो ताज़े पत्ते निकलते हैं उनका पेस्ट कीजिए दही में मिला के, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और उसके साथ उसकी पूरी बॉडी पे रब करके साबुन की जगह उसको इस तरीके से नहलाइए। सिर्फ इतना ही करने से उसको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और शंख भस्म उसको देनी है। 14 ईयर्स का है तो कंप्लीट डोज दे सकते हैं 500 मिलीग्राम्स, तो यानी कि 4 चुटकी या ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून सुबह शाम मलाई या शहद के साथ। चलिए, तो ये स्केबीज का इन्फेक्शन हो जाता है, पहले डायग्नोस कराना इंपॉर्टेंट है कि किस चीज का इन्फेक्शन है, उसके बाद ये सब कीजिए जो विभा जी ने बताया। बहुत जल्दी स्किन इन्फेक्शन में आपके बेटे को आराम मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं यूजुअली इसके, और इसके और क्या रीजंस हैं जो हाई ब्लड प्रेशर करते हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। अक्सर महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान भी, यानी कि 40 से लेकर 50 की एज में भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ जाती है। साथ साथ अगर वजन कंट्रोल में ना रहे, यानी कि अगर ओबेसिटी है, वजन बढ़ रहा है लगातार, तो भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या एग्रवेट हो सकती है। अब अगर बात करें मेनोपॉज की या हाई ब्लड प्रेशर में, जैसे कि मैंने बात की कि ओबेसिटी के कारण, वजन बढ़ने के कारण भी हो जाता है, कैसे वजन बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है? देखिए, आप बड़ा सिंपल सा ये तो ज्योमेट्रिकल आंसर है कि जब एक सर्टेन वेट के बॉडी पे जितना प्रेशर हार्ट को चाहिए ब्लड को सप्लाई कराने को, अगर वेट उतना ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उतनी एरिया को सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जब वो ज़्यादा ताकत से पंप करेगा, प्रेशर से फेंकेगा ब्लड, तो वो नेचुरली ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो इसलिए वेट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं और उनका वेट भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले उनको अपना वेट कंट्रोल में करना बेहद ज़रूरी है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना ज़रूरी है। चलिए, बहुत मुश्किल काम होता है वजन को कम करना, मेंटेन करना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं अगर वजन कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसे बहुत जल्दी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम थोड़े बहुत चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में भी लाएं, क्योंकि आजकल ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी बनती जा रही है। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। ऋतु हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी ऋतु। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऋतु जी, बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है मैम एसिडिटी से रिलेटेड। जी मैम, इसका एसिडिटी का मेन कॉज क्या होता है? किसी को है एसिडिटी आपके घर में? मुझे ही है एक्चुअली। Okay. और इससे वेट गेन भी होता है, प्लस इसमें परहेज क्या करना चाहिए? चलिए, नाइस क्वेश्चन। एसिडिटी का क्या कारण होता है और क्या परहेज कर सकती हैं ये? देखिए, कारण तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं होना है नंबर 1। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो एसिडिटी होने के 99.9% चांसेस बन जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन ना रहने के बाद भी अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, यानी कि जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्व होना चाहिए था वो हुआ या नहीं, और जो एक्सक्रीट हो जाना चाहिए था वो एक्सक्रीट हुआ कि नहीं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और वज़न नहीं बढ़ता एसिडिटी होने से, उसका वज़न से कोई रिलेशन नहीं है। और क्या नहीं खाना चाहिए? आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए। भोजनों ऊपर भोजनम विषम, यानी कि जो पहले खाया हुआ भोजन जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाता तब तक दूसरा मील नहीं लेना चाहिए। नंबर 3 ये है कि आपको इस तरीके का खाना नहीं खाना है जो इरिटेंट हो और डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा ले। तो ऐसा खाना जो एसिडिटी के पेशेंट्स हैं खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और ताज़ा बना हुआ हो और उनकी बॉडी के अनुरूप हो। और दूसरा खाना वो तब खाएं जब एग्जैक्टली पहले वाला खाना डाइजेस्ट हो गया हो। आजकल डाइटिशियंस का
जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। कहते हैं कि हर 2.5 घंटे के बाद आप कुछ खाइए, लेकिन आयुर्वेद इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। आयुर्वेद का कहना है कि जब तक पहले खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं हो जाता, दूसरा भोजन आप ना करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत फ्राइड चीज़ें ना खाएं, बहुत स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, यानी कि मिर्चें ना खाएं। लेकिन डाइजेस्टिव स्पाइसेस जो हैं उनको खाने में ज़रूर ऐड ऑन करें, जैसे जीरा है, धनिया है, लौंग है, जावित्री है, सौंफ है। ये चीज़ें खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए, तो आयुर्वेदिक शब्दों में कहें तो सुपाच्य भोजन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अगर इसका सेवन करते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। अभी हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर के साथ। प्रेमलता हमसे बात करेंगी, जिन्होंने रांची से हमें फोन किया है। जी प्रेमलता जी। लगता है प्रेमलता का संपर्क हमसे टूट गया है। इन्होंने, ऋतु जी ने हमसे खाने पीने की बात की, एसिडिटी के बारे में। अगर बात की जाए हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की, तो इसमें भी खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विभा जी, किस तरह का खाना पीना लेना चाहिए अगर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? देखिए, पहले तो नमक कम खाना चाहिए, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको फिर जो फैट मटेरियल है खाना है वो नहीं लेना चाहिए। फैट वाली चीज़ों में जनरली लोग ये सोचते हैं कि आपने फ्राइड नहीं खाया या घी खाना बंद कर दिया, या आजकल बहुत फैशन में है कि आप ऑलिव ऑयल में सब्जी बनानी शुरू कर दें, वो कर दिया। लेकिन बेसिकली फैट नॉन वेजिटेरियन फूड में भी है, वो एग्जैक्टली 100% फैट है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उतना ऑयल माइनस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑयल तो शायद 2 चम्मच ऑयल में पूरे घर की सब्जी बनती है। लेकिन जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो एक स्पेसिफाइड जो स्पेसिफिक साइज है फैट का, वो आप इनटेक करते हैं, तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है तो आपको अपनी फिजिकली एक्टिविटी के साथ मेंटली आपको कूल होना बेहद ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन करना, कोई अपनी हॉबी को फॉलो करना, अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ घी को एक कल्प्रिट जो बनाया गया है बहुत गलत है, क्योंकि बॉडी को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से घी खाना भी ज़रूरी है। सही मात्रा में घी खाना इंपॉर्टेंट है। चलिए, घी खाइए, बिल्कुल ऑयललेस फूड मत कीजिए, बिकॉज ऑयल इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। कहते हैं कि ऑयल मसाजेस भी काफी हेल्पफुल होती हैं, तो ऑयल का शरीर के अंदर जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक सही मात्रा में हर चीज सही होती है। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। बीना हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी बीना। हेलो हेलो बीना जी, आप हमारे साथ हैं? हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून बीना जी, बताइए। गुड आफ्टरनून। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पैर ना, मुझको वो है ब्लड प्रेशर, ओके। और मेरा पैर में बहुत डिसबैलेंस होता है। आपके स्टमक में डिसबैलेंस रहता है, यानी पेट में डिसबैलेंस रहता है आपके? पैरों में। आई एम सॉरी, पैरों में इनके डिसबैलेंस रहता है, हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, क्या कर सकती हैं? देखिए, इनके लिए अभी ज़रूरी है कि अश्वगंधा रिष्ट ये लेना शुरू करें। अश्वगंधा रिष्टम आप लें 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और सर्पगंधा वटी 1 टैबलेट सुबह शाम लें। और पैरों में क्या रीज़न है ब्लड प्रेशर की वजह से पैरों में दर्द रहना, या पैरों में कुछ और तरह की स्वेलिंग, मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रही थी। वो प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, या कोई भी और तकलीफ हो सकती है। वो जो भी तकलीफ है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करें। चलिए, तो आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का क्या सॉल्यूशन है, कौन सी दवाएं आप ले सकते हैं अगर आपको हाइपरटेंशन है, इसके बारे में विभा जी के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर हाई ब्लड प्रेशर के और कारणों की बात की जाए तो जनरली देखा जाता है कि जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अभी हम बात करेंगे मंजू के साथ फोन लाइन पर। जी मंजू। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मंजू जी, बताइए। मैम, मेरा बेटा है 2 साल 2 महीने का। मैम, उसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है मैम। मैंने एम्स में भी दिखाया उसको। तो मैम, पहले तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको ये प्रॉब्लम है कि उसका रास्ता वगैरह इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके सारे टेस्ट वगैरह हुए, ARM वगैरह, तो अब वो कहते हैं कि ये ठीक है। ये पता नहीं किस कारण से इसको कॉन्स्टिपेशन रहता है मैम। आयुर्वेदिक कुछ ऐसा हो जिससे कि बेटे का मेरे को, हम बहुत मतलब 7-8 दिन तक वो पॉटी नहीं करता। चलिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिकॉज जरूर सॉल्यूशन होगा आयुर्वेद में इसका। काफी छोटा है इनका बेटा, 2 साल 2 महीने का। देखिए, और ये और भी गलत बात है कि वो 6-7 दिन तक उसको कॉन्स्टिपेशन मतलब मोशन ही नहीं होता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा सिम्टम नहीं है। एक तो आप भी हर उसको अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी मोशन नहीं होता है तो आप चाहे ग्लिसरीन सपोजिटरी ही उसको लगा के मोशन कराएं, वो आप ज़रूर कराएं। दूसरा, पानी उसको ज़्यादा पिलाएं, और दलिया जैसी चीज़ें उसको खाने को दें।
छिलके वाली दाल रात के वक्त उसको खाने को दें। अरविंद आसवम 1 चम्मच सुबह शाम उसको ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दिन में 2 बार दें। और पानी में थोड़ी अजवाइन और सौंफ उसको बॉयल करें और वो पानी छान के ठंडा करके दिन भर में उस बच्चे को पीने को दें। इस तरीके से फॉलो करेंगी, डाइट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करेंगी तो ज़रूर उसमें अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन ये ख्याल आपको ज़रूर रखना है कि 7-8 दिन तक आपको वेट नहीं करनी है उसकी मोशन कराने की। हर एक दिन छोड़ के भी मोशन नहीं होता तो आप ग्लिसरीन सपोजिटरी लगा के उसका मोशन कराइए। विभा जी, अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हाई बीपी आयुर्वेद में? देखिए, पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करना होगा, टाइम पे सोना और टाइम पे जागना और ये ज़रूरी है। हल्की चहलकदमी जैसी वॉक भी बहुत हद तक आपको डिस्ट्रेस करती है। और दूसरा ये है कि सोडियम और पोटेशियम लो डाइट, यानी कि आजकल सिर्फ नमक से ही इसका मतलब नहीं है। जिस तरीके से चाइनीज़ फूड में बहुत हाई सॉल्टेड फूड होता है तो इस तरीके के फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ताज़ा खाना बेहद ज़रूरी है और आयुर्वेद में बहुत दवाएँ हैं जिनसे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब फॉलो उसी तरीके से करना है जैसे आप एलोपैथ को करते हो कि आप एक टाइम फ्रेम के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हो, रेगुलेट करते हो। इसी तरह से अगर आप आयुर्वेद में शिफ्ट करना चाहते हो तो भी ज़रूरी है कि आप आयुर्वेद दवा के साथ अपने आप को रेगुलर चेकअप कराएं ताकि पता चले कि अचानक शूटअप तो नहीं हो रहा है या अचानक लो तो नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अश्वगंधा है या सर्पगंधा वटी है, जटामांसी है, कुछ इस तरीके की औषधियाँ हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को 100% कंट्रोल करती हैं। लेकिन रेगुलेशन वहाँ भी ज़रूरी है। आयुर्वेद के साथ क्या माइंडसेट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको लंबे समय तक नहीं खाते रहो और लंबे समय तक फिर आप उसको फॉलोअप नहीं करो, तो ये गलत प्रैक्टिस है। जिस तरीके से आप दूसरी पैथीज में रेगुलर फॉलोअप करते हो, यहाँ भी फॉलोअप की जरूरत है। चलिए, कोई भी औषधि लीजिए, किसी भी दवा का सेवन कीजिए, लेकिन पूरी सिंसियरली करेंगे, रेगुलरली करेंगे तो जरूर उसका असर जो है, उसका फर्क जो आपको नजर आएगा। अभी कुछ एक एसएमएस के बारे में जानते हैं विभा जी आपसे। सबसे पहले एसएमएस हमारे पास है दीपिका का, जिनकी एज है 45 ईयर्स। इनके शोल्डर के जॉइंट में पिछले 10 सालों से दर्द है, क्या कर सकती है? देखिए, शोल्डर के जॉइंट में भी जनरली टेंडन के ब्रेक होने से फ़र्क होता है, पेन होता है। और जनरली फीमेल्स के जितने भी हाउस होल्ड काम है या आजकल अगर बाहर ड्राइविंग की बात करें तो बहुत प्रेशर उस पर पड़ता है और वो जितना उसका रिपेयर होती है उतनी जल्दी उसकी ब्रेकअप भी हो जाता है, यानी कि टिश्यूज़ बनते हैं और टूटते रहते हैं और वो हीलिंग नहीं हो पाती है। एक तो थोड़े दिन के लिए इनको काम से रेस्ट करना ज़रूरी है और दूसरा कार्पस हर्त्यादि एक तेल आता है, उस तेल को पानी कॉटन पैड में डिप करके गरम आपने उस जो जॉइंट है शोल्डर का, जिस टिपिकल पॉइंट पे पेन है उसके ऊपर रखना जरूरी है। ऐसा करें। धनवंतरम गुलिका और योगराज गुलिका दोनों मिक्स करके 1-1 टैबलेट सुबह शाम लें। 6 हफ्ते ऐसा लें, उसके बाद हमें बताएं। चलिए, नेक्स्ट एसएमएस नीता ने हमें भेजा है। 50 इयर्स की हैं, इनके बोथ एंकल्स यानी दोनों एंकल्स में स्वेलिंग है, क्या कर सकते हैं? देखिए, एंकल्स में स्वेलिंग है तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहले तो कैल्शियम का टेस्ट कराना ज़रूरी है। कैल्शियम कम है तो कैल्शियम इनटेक करना है और अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करना है, क्योंकि जो पैरों के टखने हैं वही बेसिकली हमारे पूरी बॉडी के वज़न को कैरी करते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। रात को सोते वक्त टखनों तक एक बाल्टी में नमक डाल के थोड़ा तेज़ गर्म पानी डालें और दूसरी बाल्टी में ठंडा पानी डालें और उसमें थोड़ी आइस डालें। 5 मिनट गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में, इस तरीके से आधे घंटे तक अपने पैरों की सिकाई करें, ठंडे और गर्म दोनों पानी से। और एंड में ठंडे पानी में रख के पैरों को अच्छे से ड्राई करके आप सोएं। साथ में योगराज गुगलू 1 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें और बलारिष्टम लें 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। विभा जी, आप यहाँ आई, आपने बताया कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।